हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने डीएसएमएस का मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन चैप्टर कंप्लीट किया था। इसमें मैंने आपको इसका थ्योरी वाला पोर्शन कवर कराया था, जिसमें कि एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, पिछले कई सालों से रिपीट हो रहा था। ठीक है, और मैंने उस क्लास में आपसे पूछा था कि क्या आपको रिटेनिंग वॉल का न्यूमेरिकल चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने उसमें आपको स्टेप सारे लिखवा दिए थे और आपसे पूछा था कि क्या इन स्टेप पर बेस्ड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं या मुझे कराना है। तो कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर एक क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं आपकी डिमांड पर ही ये वीडियो लेकर के आया हूँ। छोटी सी वीडियो है जिसमें कि केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि रिटेनिंग वॉल का अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टेप बिल्कुल वही रहेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, उन्हीं स्टेप को यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी आता है दोस्तों, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी, चेक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल, मतलब रिटेनिंग वॉल के स्थायित्व की जांच करने के लिए आपसे पूछता है। तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी की जांच वाला ही मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो कि 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ये 2016 के एग्जाम में आया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके अलावा 2017, 18, 19 बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहा है बार बार। वो आया था आपका उसके स्टेप लिखने के लिए, यानी रिटेनिंग वॉल में मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, उसके स्टेप का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में अच्छे से कवर करा चुका था, जिसमें मैंने आपको थ्योरी पोर्शन और इसका डायग्राम, स्टेप मतलब फॉर्मूले जितने भी आ रहे थे, इसमें पूरा डेरिवेशन डिटेल में कराया था और स्टेबिलिटी भी मैंने आपको कराई थी उस वीडियो में। इस वीडियो में हम केवल उसका क्वेश्चन करेंगे, सिंगल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है, आसान क्वेश्चन है, केवल जो मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताए हैं उन्हीं को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार की शिखर चौड़ाई 2.5 मीटर, आधार चौड़ाई 5.5 मीटर तथा ऊंचाई 8.5 मीटर है। दीवार की मृदा फलक ऊर्ध्वाधर है तथा मृदा शिखर के समतल में है। इस परिस्थिति में दीवार के स्थायित्व की जांच करें। दिया है मृदा का भार बराबर 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, चिनाई का भार 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, विश्राम कोण 30 डिग्री और चिनाई व चिनाई का घर्षण गुणांक 0.60, संदलन प्रतिबल 650 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार है, मतलब कोई ट्रिपेजॉइडल रिटेनिंग वॉल है, उसके शिखर चौड़ाई, शिखर मतलब होता है टॉप, तो इसकी टॉप विड्थ दे रखी है 2.5 मीटर, बेस की विड्थ, बॉटम की विड्थ दे रखी है 5.5 मीटर, हाइट दी गई है 8.5 मीटर और दीवार की मृदा फलक ऊर्ध्वाधर है, मतलब इसकी जो अर्थ फिलिंग होती है वो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है अर्थ फिलिंग। बॉल की अर्थ फिलिंग कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, मतलब वर्टिकल है। मृदा शिखर के समतल में है, मतलब जो मिट्टी है वो कहाँ पर है, जो वर्टिकल बॉल है वहाँ पर रखी है, प्लेन में। ठीक है, इस परिस्थिति में यानी इस कंडीशन में दीवार के स्थायित्व की जांच करनी है। क्या करना है, चेक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ वॉल। क्या लगाना है आपको, चेक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ वॉल। क्वेश्चन समझ आ रहा है, किस चैप्टर का पहचान लेंगे इजीली, रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन है। और डेटा दे रखा है मृदा का भार, मतलब यहाँ पर वेट ऑफ, तो ये वेट की जगह दोस्तों वेट डेंसिटी होती है, ध्यान रखना, केवल लिखा होगा मृदा भार, लेकिन आप यूनिट देख के पहचान लेंगे। यहाँ लिखा है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, डेट मीन्स क्या हो गया, ये इसकी वेट डेंसिटी है, घनत्व दे रखा है मृदा का, समझ आ रहा है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू। आगे लिखा है चिनाई का भार, मतलब ये चिनाई की वेट डेंसिटी है, मैसनरी की वेट डेंसिटी दे रखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। विश्राम कोण कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज को, ये मतलब फाई की वैल्यू है 30 डिग्री। और चिनाई एंड चिनाई का घर्षण गुणांक, मतलब कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.60। ठीक है, और आपका क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 650 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने इंग्लिश में कोशिश की समझाने की, आई होप आपको पता चल गया होगा क्या डेटा दे रखा है और क्या पूछा गया है। तो आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, दीवार की स्टेबिलिटी की जांच करनी है। अब स्टेबिलिटी की जांच कैसे करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था। तो आपको जब भी रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम करना है आपको जल्दी से डायग्राम बना लेना। ठीक है, डायग्राम बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एक आपको ऊपर लाइन खींचनी है, ये छोटी रहेगी, एक नीचे खींचनी है, ये लाइन बड़ी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और यहाँ पर इंक्लाइंड, इस तरह से आपको क्या करना है, एक समलंब चतुर्भुज बनाना है। बन गया, अब इसके नीचे इसका क्रॉस सेक्शन बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे, नीचे क्या बना देंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देंगे, एक आयत बना देंगे। इस तरह से आपको एक आयत बना देना नीचे, इतना सा केवल डायग्राम बनाना है, समझ पा रहे हैं। अब आपको जो जो डेटा दिया सो कर देंगे, आपको इसके सिंबल याद रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो ऊपर वाली चौड़ाई होती है इसको स्मॉल ए बोलते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। नीचे वाली चौड़ाई को स्मॉल बी बोलते हैं, टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है, समझ आ रहा है इतना। इसके बाद इसकी हाइट को कैपिटल एच बोलते हैं और यहाँ पर प्रेशर जो लगता है, प्रेशर यहाँ पर ये लगता है
h/3 डिस्टेंस पर, इतना आपको पता है। x बार दूरी पर क्या लगता है, यहाँ पर इसका सेल्फ वेट काम करता है इसके CG पर, कैपिटल W की वैल्यू, ठीक है। ये प्रेशर को हम इधर ले आते हैं, दोनों का परिणामी R यहाँ रहता है, R को आगे को ट्रांसफर करके बेस पर कट करते हैं, जिस पॉइंट पर ये कट होता है ये तीनों आगे W, P एंड R, P, W और R, क्लियर। तो यहाँ से W से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस इसको स्मॉल z मानते हैं, ये मैंने आपको बताया था अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया, जहाँ पर ये लोड आ रहा था इस लोड की लाइन से और इस क्रॉस सेक्शन के मिड पॉइंट तक, जहाँ पर इसका y अक्ष है, यहाँ तक की दूरी स्मॉल e कहलाती है, जिसे आप उत्केंद्रता बोलते हैं। ये सारी डायमेंशंस याद रखनी है। और ये आपका b/2 होता है, क्रॉस सेक्शन का आधा क्या है b/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आपको डायग्राम जल्दी से बना के ये सारा डेटा यहाँ लिख देना, जिससे कि आपको पता रहे कौन सा पॉइंट क्या है, इसी से फॉर्मूले आपके निकल के आ जाएंगे। इस तरह बना लेंगे पहले आप। इतना करने के बाद अब आपको जो जो क्वेश्चन में दिया है उस डेटा को लिख देना जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखा है, शिखर चौड़ाई, शिखर चौड़ाई क्या है, स्मॉल a। तो यहाँ पर आपको गिवन डेटा करके लिखना है ऐसे, गिवन डेटा, और गिवन डेटा में लिख देंगे आप स्मॉल a की वैल्यू, पूरा लिखना आप, शिखर चौड़ाई या फिर टॉप विड्थ a = 2.5 मीटर, इतना समझ आया। फिर लिखेंगे आधार चौड़ाई, आधार चौड़ाई क्या होती है, आधार मतलब ये वाली चौड़ाई, इसको हमने कितना माना, स्मॉल b। तो स्मॉल b की वैल्यू दे रखी है दोस्तों यहाँ पर कितनी, स्मॉल b है 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। इसके बाद क्या दिया, ऊंचाई, ऊंचाई को कैपिटल H मानते हैं, कैपिटल H की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 8.5 मीटर, इतना समझ आया। इसके बाद कह रहा है आगे डेटा और क्या दिया है, और यहाँ दे रखा है मृदा का भार, मतलब सॉइल की, अर्थ की डेंसिटी है स्मॉल w की वैल्यू, स्मॉल w कितना दे दिया, 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इतना समझ आया। इसके बाद चिनाई का भार, इसमें रो की वैल्यू दे रखी है, रो यानी कि मैसनरी की डेंसिटी कितनी है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इन सिंबल्स को जरूर याद रखेंगे। आगे विश्राम कोण, विश्राम कोण एंगल ऑफ रिपोज को बोलते हैं फाई, फाई कितना दिया है 30 डिग्री। ये पूरा नाम लिखना आप, इनका आगे क्या क्या है सब लिखा हुआ है, आधार चौड़ाई आगे लिखना, ठीक है, इस तरह से। आगे घर्षण गुणांक म्यू बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट लिखना, पूरा नाम लिखना इसका, घर्षण गुणांक, ठीक है, म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, म्यू = दिया गया है 0.60, और क्या दिया है, संदन प्रतिबल यानी क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 650 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये दे रखा है, इतना समझ आया। ये हो गया आपका गिवन डेटा, इतना सारा। पहले आपको ये लिखना है, दो काम करने हैं, पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है, फिर गिवन डेटा लिख लेना है, इतना कर लेंगे। अब आपको जो निकालना है पहले आप उसका लिखेंगे फॉर्मूला, जिससे आपको ये पता रहे किस किस की वैल्यू और रह गई है निकालने के लिए। तो आपको स्टेबिलिटी लगानी है, मतलब चेक लगाना है स्टेबिलिटी के लिए। चेक में मैंने आपको 4 चेक बताए थे, क्लियर, 4 चेक बताए थे। सबसे पहला चेक बताया था मैंने आपको ओवर टर्निंग के लिए, किसके लिए, ओवर टर्निंग का। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बस समझ लेना आप अच्छे से। ओवर टर्निंग, ओवर टर्निंग बोलते हैं पलटने के लिए, कि ये पलट ना जाए दीवार, इसके लिए कंडीशन क्या है। तो इसमें क्या बताया था, E कम आना चाहिए किससे, b/2 से, कम या बराबर, ये बताया था ना। मतलब पहले आपको E निकालना है। अब आपको यहाँ से ये पता चलेगा कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, समझना ध्यान से, ठीक है। E निकालना है तो E का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे। अब क्या आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल z है, और ये कितना b/2, स्मॉल z में से b/2 माइनस करेंगे, स्मॉल b मिल जाएगा। तो यहाँ से E का फॉर्मूला आ जाएगा कितना, स्मॉल z माइनस b/2, इतना समझ आ रहा है। अब देखिए आगे b/2, ठीक। अब b की वैल्यू क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब मेन रह गया स्मॉल z, तो यहाँ स्मॉल z का फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्मॉल z का फॉर्मूला हमने मूवमेंट लेकर के लास्ट क्लास में अच्छे से समझा था। क्या आया था फॉर्मूला, P/W × h/3 प्लस में x बार, यही फॉर्मूला आया था ना। यस, आपको मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको ये पता रहे कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, फिर मैं ऊपर निकाल दूंगा, आराम से वैल्यू पुट कर देंगे फिर आप, ठीक है। यही क्वेश्चन में करना, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। आपको बस माइंड में इतना रखना है क्या दिया है, क्या पूछा है, जो पूछा उसके फॉर्मूले लिखेंगे, फिर वहीं से वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब आपको P चाहिए, पहले P का फॉर्मूला लिखेंगे, W चाहिए, W का फॉर्मूला लिखेंगे, H आपको क्वेश्चन में दिया है, और x बार, इन 3 के फॉर्मूले और लिखेंगे। तो आपको अब ये पता चल गया किस किस का फॉर्मूला चाहिए था। तो E निकालने के लिए पहला क्या निकालना, आपको x बार निकालना पड़ेगा। तो अब x बार से क्वेश्चन को स्टार्ट करना, फिर आप क्या निकालना, W निकालना, फिर P निकालना, फिर Z निकालना, Z निकल के फिर E निकल आएगा। उसके बाद आपको लगाने हैं पॉइंट्स, समझ आया ना। तो मैं क्वेश्चन को रफ करता हूँ और डायग्राम भी रफ कर रहा हूँ अब, क्योंकि डायग्राम से मैं ये निकालना था, ये आपको याद हो गया अच्छे से। अब ये डायग्राम रफ करके, क्वेश्चन रफ करके सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन को मैं। तो अब देखिए ध्यान से, बस समझते रहना, बहुत आसान है, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना आ गया होगा अच्छे से। मैं इसे हटाता हूँ,
और ये क्वेश्चन भी हटा रहा हूँ, यहाँ मैंने डेटा पूरा लिख दिया है। अब एक एक करके आप सारे पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स बार की वैल्यू। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या निकालना है, एक्स बार। एक्स बार का आप चाहें तो नाम भी लिख देना, बाई अक्ष से दूरी, ठीक है, कहाँ की मतलब सी जी तक की दूरी। तो यहाँ सीधे एक्स बार लिखना आप, एक्स बार इक्वल टू, फॉर्मूला पता है एक्स बार का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में 3a प्लस बी। इनको याद कर लेना, थोड़ा सा छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, 3a प्लस बी, ठीक, इतना समझ आ रहा है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी, ठीक है। ए की वैल्यू बी की वैल्यू रखनी है केवल आपको, और एक्स बार निकल आएगा। तो देखिए ध्यान से, ए की जगह पर रख देंगे कितना, 2.5, तो हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 5.5, तो यहाँ हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर प्लस में ए भी है, तो मतलब 2.5 इंटू 5.5 अपॉन में कितना है 3a प्लस बी, ए की वैल्यू 2.5 प्लस बी की वैल्यू 5.5। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ आपके सामने, कितना 2.5 का स्क्वायर प्लस, देखना 2.5 का स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 3, पहले इसको कर लो कितना है, डिवाइड बाई 3 इंटू में 2.5 प्लस 5.5, तो ये आ गया दोस्तों 2.09 मीटर। सारी डायमेंशन मीटर में थी तो हमने मीटर लिख दिया। एक्स बार समझ आया। एक्स बार के बाद क्या निकालना है आपको, पी निकालना है, डब्लू निकालना है। तो फिर निकालते हैं दूसरी चीज़, हम इसमें दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, पहले आप डब्लू निकाल लीजिए, ठीक है। डब्लू होता है सेल्फ वेट दोस्तों। सेल्फ वेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था, जब भी आप भूल जाए याद रखना। सेल्फ वेट निकालते हैं इसे कैसे, डेंसिटी लेते हैं और इंटू में क्या लेते हैं हम यहाँ पर, इंटू में लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो a प्लस बी बाई 2 इंटू एच, ये तो इसका क्षेत्रफल होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आता है। तो ये होता है W का फॉर्मूला, लिखवाया था आपको अच्छे से, ठीक है। तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर फॉर्मूले को, क्या है फॉर्मूला, रो इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी बाई 2 इंटू एच, यही होता है। तो इसके सब की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, तो रखिए, पहले रखेंगे रो की वैल्यू। रो की जगह रो की वैल्यू कितनी है, 20 दे रखी है, 20 रख दिया, इंटू आगे क्या है, फिर आगे है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 2.5 प्लस बी की वैल्यू 5.5 अपॉन 2 किया, इंटू एच की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एच की 8.5 है, 8.5 पुट कर देंगे। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देता हूँ मैं जल्दी से, कितना आ रहा है, 2.5 प्लस 5.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8.5 एंड मल्टीप्लाई बाई 20, 680 आ रहा है दोस्तों। ये 680 किलो न्यूटन में आएगा। लोड है किलो न्यूटन में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रो की वैल्यू ली है किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर में थी, इसीलिए किलो न्यूटन में आएगा लोड। इसके बाद आगे देखिए क्या निकालना है, पी निकालना है। पी निकाल दीजिए अब, ठीक है। पी इधर निकाल दे रहा हूँ मैं, पी तीसरा पॉइंट, पी यहाँ पर। पी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लिखवाया था आपको रैंकाइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्मॉल डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2 एंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। जो जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उनको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना आपको। P बराबर स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, स्मॉल डब्ल्यू 16.2 इंटू एच की वैल्यू 8.5 का स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाई की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन फाई की वैल्यू 30 डिग्री। इसको कैलकुलेट कीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, कितना है 1 माइनस साइन 30 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 30, ये जितना भी आया इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8.5 का स्क्वायर इंटू में 16.2 और डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 195.07। पी बराबर आ रहा है 195.07। ये भी दोस्तों किलो न्यूटन में ही आएगा, ये भी किलो न्यूटन में आएगा। लोड है, फोर्स है, ये प्रेशर का फोर्स है। इसके बाद अब क्या निकालना आ गया आपको, पी मिल गया, डब्ल्यू मिल गया, एच पता है, एक्स बार निकाल चुके हैं। अब तो आप जेड निकाल दीजिए, जेड निकाल दीजिए जल्दी से। तो जेड निकालते हैं, चौथा पॉइंट यहाँ निकाल दे रहा हूँ मैं, जेड।
z इक्वल टू फॉर्मूले में, इस वाले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, याद रखेंगे। p की जगह पे कितना आया है निकल के 195.07 अपॉन w की वैल्यू कितनी आई थी 680 इंटू h की वैल्यू क्वेश्चन में 8.5 दे रखी है, 8.5 अपॉन 3 प्लस x बार कितना निकला था सबसे पहले पॉइंट में 2.09। इसको सॉल्व कीजिए, इसकी वैल्यू देखेंगे कितनी आती है सॉल्व करके। ये आ रहा है 195.07 इंटू 8.5, ये ऊपर का मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाई ब्रैकेट में लिख लीजिए 680 इंटू में 3। यस, ये आ गया जितना भी आ रहा है इसमें ऐड कर दीजिए 2.09, तो ओवरऑल आ गया 2.9। जेड आ रहा है 2.9 मीटर, स्मॉल जेड मिल गया दोस्तों यहाँ से 2.9 मीटर। स्मॉल जेड के बाद ई निकाल देंगे यहाँ से। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ई निकाल दीजिए, ई निकाल दीजिए। तो कौन सा पॉइंट आएगा? 1 2 3 4 5वां पॉइंट स्मॉल ई। फॉर्मूला स्मॉल जेड माइनस बी बाई 2 होता है, स्मॉल जेड माइनस बी बाई 2 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू स्मॉल जेड और बी बाई 2 की। तो स्मॉल ई बराबर स्मॉल जेड की वैल्यू भी निकाली आपने 2.9 माइनस बी बाई 2 कितना है 5.5 अपॉन में 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5.5 अपॉन 2 को माइनस करना है आपको 2.9 में से, तो यार 0.15 आ रहा है दोस्तों, 0.15 मीटर में आएगा। स्मॉल ई निकल आया, मेन स्मॉल ई ही निकालना था इसमें। तो आपको ये 5 पॉइंट आई थिंक सो समझ आए होंगे। पहले एक्स बार निकाला, यहाँ से डब्ल्यू निकाल लिया, ये आ गया, पी निकाल दिया, ये आ गया, जेड निकाला, ये आया, इसके बाद ई निकाला। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। इनको ही पहले क्यों निकाला? तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा ओवर टर्निंग का, हमें वहाँ से समझ आ गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला पहले यूज करना है जिसके बाद वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। या फिर आप इसको याद भी रख सकते हैं सिक्वेंसली, पहले एक्स बार निकालना है, फिर डब्ल्यू निकालना है, पी निकालना है, उसके बाद जेड निकालना है, तब ई निकलेगा। इस तरह से सीक्वेंस भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। अब लगाना है स्टेबिलिटी के लिए चेक लगा देना है, ठीक है। मैं ये गिवन डेटा को यहाँ से रफ कर रहा हूँ और आगे सॉल्व करता हूँ, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो वैल्यूज़ निकाली है मैं उनको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जिनका यूज होगा उन्हें यूज कर लेंगे स्टेबिलिटी में। मेनली ई का यूज होगा, तो ई को छोड़ दो, बाकी सबको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं रफ कर दूँ, समझ आ गया ना 5 पॉइंट। अब जल्दी से देखिए आगे, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए जिसका यूज करना है उसे छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। डब्ल्यू का जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ डब्ल्यू कितना निकला था। कैपिटल डब्ल्यू आया था दोस्तों 680 किलो न्यूटन, एंड पी आया है दोस्तों निकल के, पी कितना आया था 195.07 किलो न्यूटन। ये पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन है। एग्जाम में आप इसको आधे घंटे में भी करेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटा मिल गया आपका आराम से, ठीक है। इसीलिए गलत मत करना, आराम से करना। भैया समझा के कर रहा हूँ, आप खुद से करेंगे और जल्दी कर सकते हैं इसको। डब्ल्यू और पी का यूज करना पड़ेगा, उसको नोट कर लो। एक ई को छोड़ दो, ई को नोट कर लो यहाँ से। एक ई को याद रखेंगे, ई कितना निकला है 0.15। बाकी सबको मिटा दीजिए, बाकी सबको मिटा दीजिए, बाकी सबका यूज नहीं होगा, ठीक है। बस समझते रहना, ठीक है। बस हो गया, अब हो जाएगा आराम से, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट चेक फॉर स्टेबिलिटी के लिए, चेक फॉर स्टेबिलिटी, चेक फॉर स्टेबिलिटी में सबसे पहले निकालते हैं किसके लिए, फॉर ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग दोस्तों पलटने के लिए लगाना है आपको, ठीक है। ओवर टर्निंग के लिए क्या बताया था, ई की वैल्यू कम या बराबर होनी चाहिए बी बाई 2 के। तो आपने ई ऑलरेडी निकाल रखा है, बी बाई 2 निकाल लो। तो बी बाई 2 निकालेंगे, बी बाई 2 कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी है 5.5 डिवाइड बाई 2, 2.75 इतना आ गया बी बाई 2 मीटर में। और ई कितना था 0.15, डेट मीन्स 0.15 इज लेस देन 2.75। स्टेबल है आपकी ओवर टर्निंग के लिए, डेट मीन्स ओके है। कैसा है, रिटेनिंग वॉल ओके है आपकी ओवर टर्निंग के केस में, समझ आया। इसी तरह दूसरा निकालेंगे फॉर टेंशन फेलियर, फॉर टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर के केस में क्या लगाते हैं, ई की वैल्यू कम होनी चाहिए बी बाई 6 से, अकॉर्डिंग टू मिडिल थर्ड रूल, अकॉर्डिंग टू मिडिल थर्ड रूल। एक तरह से रिवीजन चल रहा है, बस आपको डेटाबेस क्वेश्चन दे दिया है, उन्हीं स्टेप्स को यूज करना है। ये आपका पहले से पता है, बी बाई 6 निकाल दीजिए, बी बाई 6
बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बी की वैल्यू 5.5 डिवाइड बाई 6 कीजिए, तो आप 5.5 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 0.92 916 है, 92 लिख सकते हैं, इतना आ रहा है। ई कितना था 0.15, डेट मीन्स ये भी ओके है, 0.15 इज लेस देन 0.92 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये ओके हो गया। यहाँ से इसमें भी ओवर मतलब टेंशन फेलियर भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। दूसरा भी ओके है, तीसरा पॉइंट निकाल दीजिए। पहले दोनों समझ आ गए, आप इन दोनों को देखिए साथ साथ नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे सॉल्व करना पूरा डिजाइन टाइप से क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है। इतना समझ आया। इसके बाद तीसरा चेक लगाएंगे, फॉर स्लाइडिंग। स्लाइडिंग के लिए क्या बताया था, फिसलने के केस में बताया था दोस्तों का जो पी होता है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए म्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू से, लिखवाया था ना। ये छोटे छोटे फॉर्मूले इन्हें याद रखना, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन। तो आपको पी की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, म्यू डब्ल्यू से। तो म्यू डब्ल्यू निकाल लो, पी तो आपके पास है ऑलरेडी, पी ए रहा, पी ए है, डब्ल्यू है, पहले म्यू डब्ल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ इसको। पी कितना था 195.07, ये कम रहना चाहिए किससे, म्यू इंटू डब्ल्यू से। म्यू की वैल्यू 0.60 दे रखी है, डब्ल्यू आपने 680 निकाला था। इसको कैलकुलेट करना जरा, 0.60 इंटू 680 को, तो ये 408 आ रहा है दोस्तों। 195.07 इज लेस देन 408, तो लेस देन है ये, डेट मीन्स ओके है, ओके है दोस्तों इसमें भी, ठीक है। मैं गिवन डेटा को अब रफ कर रहा हूँ भाई, अब रफ करना पड़ेगा ये, अब जगह नहीं है हमारे पास, अब क्या करें, मजबूरी है, ठीक। समझ आया इतना, तो ये इसमें स्लाइडिंग में भी समझ में आ गया। पी की वैल्यू कम आ रही है म्यू डब्ल्यू से, मतलब इसमें भी ओके है। चौथा एंड लास्ट लगा दीजिए अब, चौथा होता है फॉर क्रशिंग। फॉर क्रशिंग में क्या बताया था आपको, एफ मैक्स की वैल्यू दोस्तों, एफ मैक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेस से। किससे, क्रशिंग स्ट्रेस से कम होनी चाहिए एफ मैक्स की वैल्यू। तो क्रशिंग स्ट्रेस से एफ मैक्स की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो पहले एफ मैक्स निकाल लीजिए। एफ मैक्स का फॉर्मूला क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको, डब्ल्यू अपॉन बी को हमने कॉमन लिया था और 1 + 6E अपॉन बी आ रहा था, यही था फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। क्रशिंग स्ट्रेस याद रखना 650 है ये, ठीक है, क्वेश्चन में दी रखी है। डब्ल्यू 680 है और ये 195.5 है, सब कुछ याद रखना है। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, डब्ल्यू कितना था 680, बी आपको 5.5 दे रखा था क्वेश्चन में, 1 + 6 इंटू स्मॉल ई 0.15 था, निकाला था हमने बी की वैल्यू 5.5। इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ रहा है ये 6 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 5.5 प्लस में 1, ये आ गया ब्रैकेट वाला, इंटू में 680 डिवाइड बाई 5.5, 143.867, 143.867, तो 87 लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, समझ आ रहा है। और क्रशिंग स्ट्रेस दोस्तों कितना दे रखा था आपको, क्रशिंग स्ट्रेस कितना था, क्रशिंग स्ट्रेस भूल गए, 650 था, कितना था 650 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी किलो न्यूटन में ही होगा, सॉरी किस में होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये कम है दोस्तों, 143 कम होता है 650 से, डेट मीन्स इसमें भी क्या है, ये ओके है। तो अब आपने सारे डेटा निकाल लिए, सब ओके आ रहा है, चारों के लिए आपने स्टेबिलिटी की जांच कर ली, तो आपका क्या है, रिटेनिंग वॉल आपकी स्टेबल है इन सब लोड्स को वियर करने के लिए। इतना क्वेश्चन था आपका, मैंने बहुत जल्दी कोशिश की कराने की, फिर भी आई थिंक सो आपका 25 मिनट इसमें लग गए होंगे आराम से, ठीक है। भाई हम क्या करें, आपके सामने कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ टोटल में आपको, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है, सो प्लीज़ करके कोऑपरेट करना थोड़ा सा। तो ये अब आपका पूरी तरह से न्यूमेरिकल भी हो गया इसका, और आपको समझ आ गया होगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करके आना है। 10 नंबर में पूछा गया था 2016 के एग्जाम में ये, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो यही आएगा, और थ्योरी आएगी तो आपको जो मैं लास्ट क्लास में कराया था डेरिवेशन, वो पूछा जाएगा, इसके सारे फॉर्मूले सिस्टमिक तरीके से। तो यही था इसमें इतना। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको एक रह गया क्या, स्टील रूफ ट्रस रह गया। स्टील रूफ ट्रस की वीडियो में मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आज या नाइट तक मिल जाएगी आपको। आपका एग्जाम है दोस्तों परसों, ठीक है, DSMS का। तो कल का दिन हो रहा है हमारे पास, तो कल हम पूरा रिवीजन करेंगे। एक तरफ से रिवीजन किस तरह करेंगे, तो रिवीजन करेंगे हम सॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करके। अब तक आपने जितना भी पढ़ा, लगभग 24 वीडियो हो गई हैं प्लेलिस्ट में। आप सारी वीडियोस को एक बार डबल स्पीड में रिवाइज कर सकते हैं। डबल स्पीड से मतलब ये है, जो कॉर्नर पर यूट्यूब पर यहाँ 3 डॉट लगे आते हैं, अगर आप उस पर टच करेंगे, टच करने पे एक लिस्ट खुलेगी जिसमें प्लेबैक स्पीड लिखी होगी बीच में। प्लेबैक स्पीड को आप डबल करके पूरी वीडियोज को और स्पीड में रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि मैं डबल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डबल ऑलरेडी ही बोलता हूँ बहुत फास्ट। आप
कैसे भी करके रिवाइज कर लेना। लास्ट की 4 वीडियो को तो जरूर रिवाइज करना बार बार, क्योंकि लास्ट की 4 वीडियो से 3 या 4 क्वेश्चन पक्के पूछे जाने वाले हैं। 30 नंबर का रिवीजन पक्का करके जाना बहुत अच्छे से अगर आपको पास होना है तो, क्योंकि एज इट इज पूछेगा, कुछ बदलेगा ही नहीं, सेम रट के जाना अच्छे से, वही पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो आपको बुक से नहीं पढ़ना, आप केवल वीडियो से रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको 2 पेपर कल करा दूंगा आपको। एक 2019 का ऑलरेडी हो चुका है, सरन नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ चेक कर लीजिए आप। इसके अलावा 2018 का, 2017 का 2 मैं आपको सॉल्ट पेपर कराऊंगा कल रिवीजन के लिए। आप एग्जाम से पहले नाइट में उसे एक बार देख करके जा सकते हैं, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आपको वहाँ ये बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इस तरह से आपको ओवरऑल रिवीजन करना है, अब बहुत अच्छे से करके आना। मैंने पूरी मेहनत से आपको DSMS कवर कराया है, ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो गया आपका। अब आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर आपका एग्जाम खराब जाता है ना, तो सोच लेना मुझे आपके एग्जाम के सेंटर के बाहर ही मिल जाना है। इसलिए बहुत अच्छे से करके आना दोस्तों, बहुत मेहनत से कोर्स कराया है मैंने, मेहनत को बेकार नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और पेपर दे के आकर के आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर आपकी वीडियो से हेल्प हुई है या नहीं हुई है, कितना मैंने पढ़ाया, उसमें से कितना आया एग्जाम में, कितना नहीं आया। सारा पेपर आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपकी वास्तव में हेल्प हुई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि कमेंट्स और बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए। कमेंट अगर आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं तो बच्चों को लगेगा हाँ अच्छा चैनल है, अच्छा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भी और अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके जूनियर हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, सब लोग, ठीक है। इसीलिए चैनल से इसी तरह जुड़े रहना, अपना प्यार बनाए रखना, और आप कमेंट करके जरूर बताया करो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैं सब बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, मैक्स टू मैक्स को रिप्लाई करता हूँ। इसलिए आपको जो भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, XYZ कुछ भी, आप जरूर कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। अब आपको कल मैंने बताई दिया क्या दूंगा आपको, सॉल्ट पेपर दे दूंगा। केवल DSMS की तैयारी कीजिए अभी आप। उसके बाद CED सेकंड का आपका एग्जाम है, ड्राइंग सेकंड का। मैं ड्राइंग के लिए कल कोशिश करता हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, चार्ट पेपर MD वगैरह सेट करके अच्छे से एक बना के दिखा दूँगा आपको। इसके अलावा सरन में से आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट कर लूँगा जो हर साल रिपीट होते हैं, उनकी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लेना। 26 को आपका एग्जाम है ड्राइंग का, तो 26 से पहले मैं हो सकता है 2-3 टॉपिक मेन जो रिपीट होते हैं बार बार, उन्हें आपको करा दूँ, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना है आपको, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत वीडियो आते ही। आपके सभी पेपर्स की तैयारी में कराने वाला हूँ, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद इरिगेशन में 2 चैप्टर होगा, बाकी चैप्टर्स को मैं सरन की हेल्प से कराऊंगा, 2-3 पेपर करा दूंगा, उनको भी रिवाइज करके आप चले जाएंगे, ठीक है। बाकी आपने जितना पढ़ा है अच्छी बात है, बट जब तक मैं आपके साथ हूँ आपका बैक नहीं लगने दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस जुड़े रहें इसी तरह चैनल से, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको CED सेकंड की 1 या 2 क्लास प्रोवाइड करूँगा। एक क्लास में तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, कौन कौन से आपको डायग्राम बना लेने हैं अच्छे से, जो बार बार रिपीट होते हैं हर साल। एक आध मैं बनाने की कोशिश करूंगा आपको समझाने की, अगर पॉसिबल हो पाता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।